सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने वाला है शंकर आइस की जो इन्वायरमेंट की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3, जो कि है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ओके। सो ये जो वीडियो है वो सारी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही रखे हुए हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड की है जो बुक में नहीं है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको बुक देखनी ना पड़े और जस्ट एक वीडियो के अंदर ही पूरा चैप्टर कवर हो जाए। ओके। सो चैनल अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ताकि मैं आगे और वीडियो जो है वो अच्छे से ला पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के बारे में। ओके। सो द इंटर रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट ऑन द लैंड कॉन्स्टिट्यूट टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। ओके, यानी कि एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम किसे कहेंगे? तो इसमें क्या होता है कि इंटर रिलेशन होता है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में, और वो भी कहाँ? तो वो लैंड पे। तो उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन जो थी वो हमने कर ली। आगे बात करें, सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर क्या है? तो वो है मॉइस्चर और टेम्परेचर। ओके, तो ये दो चीज़ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर है। आगे बात करें तो डिपेंडिंग ऑन दिस फैक्टर्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंट टाइप्स। तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसके अंदर कुछ क्लासिफिकेशन है, वो आगे हम अच्छे से समझते हैं। वो जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग इकोसिस्टम पे, यानी कि टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं, ओके, जो हर अलग लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं। तो उस पर हम अभी अच्छे से बात करेंगे। तो अब समझते हैं बायोम के बारे में। तो बायोम होता क्या है? सो द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड। ओके। तो उसका जो बायोस्फीयर वाला जो पार्ट है इज डिविजिबल, जो कि डिविजिबल है अलग अलग भागों में, इनटू एनॉर्मस रीजन्स। तो एनॉर्मस रीजन में अलग अलग डिविजिबल है, तो उसको क्या कहेंगे? बायोम्स कहेंगे। ओके। यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट हैं, तो उसे बायोम्स कहा जाएगा। विच आर कैरेक्टराइज बाय क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ एंड जनरल सॉइल टाइप। ओके, यानी कि वहाँ का क्लाइमेट पूरा अलग होगा, वेजिटेशन क्लाइमेट के हिसाब से होगा, एनिमल लाइफ जो होगी वो क्लाइमेट के हिसाब से होगी, और वहाँ की सॉइल जो कि अलग अलग प्रकार की होगी। ओके, यानी कि हर एक अलग अलग बायोम्स में उनकी अलग प्रकार की सॉइल होगी, एनिमल लाइफ होगी, वेजिटेशन अलग होगा और क्लाइमेट भी अलग होगा। अ बायोम इज़ अ लार्ज एरिया विथ अ स्पेसिफिक क्लाइमेट। तो उनका एक स्पेसिफिक खुद का एक क्लाइमेट होता है। ओके, दैट डिटरमाइंस द टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट कैन लिव देयर। तो वहाँ वो चीज़ डिटरमाइन करती है कि कौन से प्लांट हो गए, कौन से एनिमल्स हो गए। ओके, ये सब चीज़ डिपेंड करती है टोटली क्लाइमेट पे। तो आगे हम अच्छे से समझते हैं। तो देखो यहाँ पे सारे बायोम्स है अलग अलग, लाइक सवाना है सबसे पहले, फिर डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, यहाँ पे मरीन लाइफ है, यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट, टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड फ्रेश वाटर। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के बायोम्स है जो वर्ल्ड के अलग अलग जगह पे होता है। और कहाँ मिलते हैं? यानी कि एक ही लाइन में होता है, वर्ल्ड के एक ही लाइन में होता है, यानी कि एक ही लैटिट्यूड में होता है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे एक अलग चैप्टर आएगा, लेकिन अभी आगे हम अच्छे से थोड़ा समझ जाएंगे ताकि पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ आए कि लैटिट्यूड वगैरह क्या होता है। एक शॉर्ट ब्रीफ में हम समझेंगे। तो ये सारे अलग अलग प्रकार की क्या है? बायोम्स है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि अच्छे से समझ आए। यहाँ पे देख सकते हो कि सारे जो बायोम्स है उनके नाम लिखे हैं और उनके जो प्लेसेस है कि कौन सा बायोम कहाँ पे है, तो वो सारा यहाँ पे मैंने शो किया है। तो अच्छे से ये एक बार पढ़ सकते हो, यहाँ पे ढूंढ सकते हो। ओके। इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको कंट्री के नाम पता होने चाहिए, तो ही ये चीज़ समझ आएगी। ओके, वरना नहीं आएगी। तो सबसे पहले कंट्री के नाम एक तो जियोग्राफी में समझने पड़ेंगे और इतना तो आना ही चाहिए अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले कंट्री के नाम आपको देखने पड़ेंगे, उसके बाद ये चीज़ जो है वो समझ आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो ये सब हम अच्छे से समझते हैं ओके, आगे होने वाले जो लेक्चर्स में।
तो ये सब ऐसे पूरे जो बायोम्स होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में इस तरह डिवाइड होते हैं, हर एक जगह पे मिलते हैं, ओके। लेकिन प्लेस अलग अलग होती है। यहाँ पे जैसे साउथ अमेरिका में है तो यहाँ पे अफ्रीका के मिडल में मिलता है, ओके। तो यहाँ पे कहाँ ऊपर एकदम एशिया में मिलता है। तो अलग अलग जगह में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम एक अच्छी चीज़ समझते हैं, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो एनुअल प्रेसिपिटेशन लिखा है यानी कि बारिश, और यहाँ पे एवरेज एनुअल टेम्परेचर लिखा है यानी कि जो टेम्परेचर कितना होता है, तापमान कितना होता है। तो यहाँ पे देखो 100 लिखा है, ओके, यानी कि 100 सेंटीमीटर रेन। इस साइड से हम कैलकुलेशन करेंगे रेन का, और इस साइड से हम कैलकुलेशन किसका करेंगे, तो टेम्परेचर का। तो सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है, तो सबसे पहले यहाँ तो ज़ीरो ही है मान लो, ओके। तो यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट है, टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगा। फिर 100 सेंटीमीटर बारिश होगी, वहाँ पे बोरियल फॉरेस्ट रहेगी। फिर 200 में टेम्परेट रेन फॉरेस्ट स्टार्ट होगी, साथ में 200 और 100 के बीच में टेम्परेट सीजनल फॉरेस्ट होगी। उसके बाद 300 सेंटीमीटर पे क्या आएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आएगा। फिर 400 पे भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि रेन का जो सेंटीमीटर लिखा है उस हिसाब से यहाँ पे पूरे फॉरेस्ट का एक ऐसे चार्ट है, ओके, जो समझना है। सेम वहाँ यहाँ पे नीचे एकदम टेम्परेचर लिखा है, ओके, यानी कि टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट जहाँ पे होगा वहाँ पे -10 डिग्री तक का तापमान होगा, यानी कि कितना ज़्यादा ठंड होगी वहाँ पे। फिर यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 10, 20 और 30, यानी कि सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे डेजर्ट लिखा है, यानी कि वहाँ पे सब मिट्टी मिट्टी होगी। तो तापमान डेजर्ट है तो अभी तापमान ज़्यादा ही होगा, ठंडा तो होगा नहीं। तो वहाँ पे 30 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान रहेगा। तो ये पूरा ऐसे चार्ट है जो अच्छे से समझना है, ओके। ये एक बार चार्ट देख गए, समझ गए, सारे कैलकुलेशन अपने दिमाग में बिठा दिए यानी कि नंबर्स वगैरह, तो ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें याद रह जाएगी। तो आगे अब बात करें। देखो आगे आप देख सकते हो कि मैंने एक अलग टाइप का डायग्राम रखा है। चीज़ वही है, लेकिन यहाँ पे देखो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी यानी कि एल्टीट्यूड, ओके। हाइट को क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी यानी कि वार्म से कोल्ड रीजन की तरफ जाएगी, वैसे बायोम का भी चेंज होता रहेगा। तो ये अर्थ का सबसे टॉप लेवल है यानी कि पोलर रीजन। इसको मान लो कि ये जो पूरी चीज़ है वो है इक्वेटर, ओके। ये पूरी लाइन है इक्वेटर यानी कि पृथ्वी का बीच वाला हिस्सा, ओके। अगर अर्थ को हाफ डिवाइड करे तो ये मान लो कि ऊपर का पूरा जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर है। तो सबसे पहले पोलर रीजन, फिर टुंड्रा, बोरियल फॉरेस्ट, यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट आएगा। फिर यहाँ पे प्रेरी करके आएगा, ओके। फिर यहाँ पे टेम्प डिसीडियस फॉरेस्ट आएगा यानी कि टेम्परेट। फिर यहाँ पे वार्म डेजर्ट, यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, यहाँ पे सवाना, यहाँ पे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, और यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ओके। तो ये पूरा ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे बस उतना ही समझना है कि नीचे वार्म होगा, ऊपर कोल्ड होगा, ओके। यहाँ पे ड्राई होगा, इस साइड वेट होगा। तो बस वही चीज़ है। तो डायग्राम दोनों सेम है, ओके, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। तो बाकी सब कुछ चीज़ें एक जैसी ही है। तो इस तरह डायग्राम से भी आप अच्छे से समझ सकते हो। पहले आप जब थियोरी पढ़ोगे उसके बाद ये सारी चीज़ें समझ आएगी कि क्यों पोलर रीजन इतना ठंडा है, टुंड्रा इतना ठंडा है, या फिर कौन से एनिमल्स है वहाँ पे, कौन सा क्लाइमेट है, ओके, वहाँ पे ट्रीज़ वगैरह कैसा है। तो आगे हम अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले बायोस्फीयर समझे। तो बायोस्फीयर होता क्या है, तो देखो एटमॉस्फेयर प्लस लिथोस्फीयर प्लस हाइड्रोस्फीयर इज इक्वल टू बायोस्फीयर, यानी कि तीनों को मिला के क्या बनेगा, बायोस्फीयर बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर, तो देखो यहाँ पे वाटर बॉडी है, ऊपर एटमॉस्फेयर है यानी कि पूरा स्काई, और यहाँ पे जमीन है यानी कि लिथोस्फीयर। तो तीनों को मिल के बायोस्फीयर बनता है। द बायोस्फीयर इज द जोन ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इंक्लूडिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंट्रैक्शन विद द लैंड, वाटर एंड एयर, ओके। तो ये एलिफेंट है तो वो पानी भी पिएगा, तो उसका इंट्रैक्शन इसके साथ भी है, पानी के साथ यानी कि हाइड्रोस्फीयर के साथ। ज़मीन पे रहता है तो उसका इंट्रैक्शन ज़मीन पे भी है, और सांस भी लेता है यानी कि एटमॉस्फेयर का भी उसके साथ इंट्रैक्शन है। तो ये सिंपल डेफिनेशन है जो मेंस के अंदर लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में, ओके। जितना डेफिनेशन सिंपल होगा उतना अच्छा रहेगा, ओके, क्योंकि एग्जामिनर जस्ट चीज़ें चेक करता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। सिर्फ
वो की जो डेफिनेशन होती है वो पढ़ना ज़रूरी नहीं होता। ओके, सही क्या लिखा है आपने वो इम्पोर्टेंट होता है। तो अब बात करते हैं टुंड्रा के बारे में। तो टुंड्रा होता क्या है? सो टुंड्रा मीन्स अ बैरन लैंड। अब बैरन लैंड क्या है? तो वो है बंजर भूमि। आप यहाँ पे पीक देख सकते हो, ये पूरा जो पीक है यहाँ पे कोई ट्री नहीं है, लेकिन छोटे छोटे ऐसे थोड़े थोड़े पौधे हैं, थोड़े थोड़े प्लांट्स हैं। ओके, यहाँ पे ट्रीज वगैरह नहीं सर्वाइव कर पाते क्योंकि इन्वायरमेंट की कंडीशन होती है वाज अ वेरी सेवियर, यानी कि गंभीर होती है। ओके, अब टुंड्रा समझ लिया कि क्या होता है, तो इसका ही नाम टुंड्रा है। ओके, टुंड्रा के टाइप कितने होते हैं? तो आर्कटिक और अल्पाइन, तो ये दो टाइप है। तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन समझे तो आर्कटिक टुंड्रा एक्सटेंड्स एज अ कंटिन्यूस बेल्ट बिलो द पोलर आइस कैप, यानी कि पृथ्वी के नॉर्दर्न साइड में एकदम टॉप लेवल पे और एकदम साउथ लेवल पे बर्फ ही बर्फ है। एग्जाम्पल एंटार्क्टिक जो रीजन है पूरा आइस से भरा हुआ है, वैसे ही नॉर्थ में अलास्का के ऊपर भी और वहीं पे भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ है। तो बिलो द पोलर आइस कैप, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? आइस कैप कहेंगे, जहाँ पे बर्फ है। तो उसके नीचे ये पूरा एक बेल्ट है। तो आर्कटिक टुंड्रा एक्सटेंड्स एज ए कंटिन्यूस बेल्ट बिलो द पोलर आइस कैप एंड अबव द ट्री लाइन, और ट्री लाइन से ऊपर। अब ट्री लाइन का मीनिंग क्या हुआ तो आगे हम समझते हैं। ओके, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट ऑक्यूपाइज द नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ कनाडा, अलास्का, यूरोपियन रशिया, साइबेरिया एंड आइलैंड ग्रुप ऑफ आर्कटिक ओशन। ओके, तो इतना कवर करता है ये टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो। ऑन द साउथ पोल टुंड्रा इज़ वेरी स्मॉल। साउथ में क्या है कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो अर्थ है उसमें जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्टिनेंट है, काफ़ी ज़्यादा लैंड है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी है। ओके, तो वहाँ पे उतना देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन नॉर्दर्न पार्ट में काफ़ी ज़्यादा है। सो टुंड्रा इज़ वेरी स्मॉल सिंस मोस्ट ऑफ इट्स कवर्ड बाय ओशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लाइमेट वहाँ पे अगर होता तो वो भी कैसा कि आइस से कवर होता, और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ओशन ही है सदर्न हेमिस्फीयर में, तो वहाँ पे उतना मिलता नहीं है। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काफ़ी ज़्यादा ये टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। अब ट्री लाइन की हमने बात की, तो ट्री लाइन होता क्या है? तो सिंपली अ ट्री लाइन इज़ ए बाउंड्री अबोव विच ट्री कैनॉट ग्रो, यानी कि ट्री लाइन एक बाउंड्री है, उसके आगे ट्री ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि क्लाइमेट ही ऐसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरी लाइन है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, तो ये और पूरा ये जो सर्कल है रेड वाला वो क्या है? आर्कटिक सर्कल। ओके, इसलिए आर्कटिक टुंड्रा कहा जाता है। समझे अब चीज़ों को? तो ये पूरी लाइन है, तो इससे आगे ट्री ग्रो नहीं कर पाता, यहाँ तक करेगा। ये नॉर्थ अमेरिका, ये एशिया और ये यूरोप और ये ग्रीनलैंड। ओके, तो ग्रीनलैंड में आप देख सकते हो कि ट्री है ही नहीं। यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे ये कलर भी है, एरिया टू कोल्ड टू सस्टेन अ ट्री। यहाँ पे एरिया वार्म इनफ फॉर ट्री ग्रोथ, यानी कि ये एरिया, और ये जो है वो है ट्री लाइन। तो सिंपली बात समझ आ गई ट्री लाइन क्या होती है। सो देखो, पीछे तो हमने बात की आर्कटिक टुंड्रा के बारे में, अब हम समझते हैं अल्पाइन टुंड्रा। तो ये होता क्या है? तो अल्पाइन टुंड्रा इज अ ट्री लेस बायोम फाउंड एट हाई एलिवेशन माउंटेन्स। ओके, तो ये कहाँ पे पाया जाएगा? तो हाई एलिवेशन जो माउंटेन्स हो गए वहाँ पे पाया जाएगा। कोई भी माउंटेन्स का जो एलिवेशन हाई होगा, एलिवेशन यानी कि उसकी हाइट, अल्टीट्यूड। ओके, तो वहाँ पे ये चीज़ पाई जाएगी। कैरेक्टराइज बाय हार्श कोल्ड क्लाइमेट विद स्ट्रॉन्ग विंड्स लोकेटेड एट एनी लैटिट्यूड इन अ हाई एल्टीट्यूड एरिया। तो समझ गए ये चीज़। अब बात करें फ्लोरा और फोना के बारे में। तो फ्लोरा क्या होता है? तो फ्लावर्स यानी कि प्लांट्स। ओके, और फोना यानी कि एनिमल्स। सो प्लांट की अगर बात करें तो कॉटन ग्रास वहाँ पे मिलेगा, ड्वार्फ हेल्थ, फिर विलोज, फिर बिर्च एंड लाइकेंस। और एनिमल्स की बात करें तो रिएंडर, मस्कॉक्स, आर्कटिक हेयर, कैरिबॉस, लैमिंग्स एंड स्क्विरल वहाँ पे पाए जाएंगे। तब इतनी चीज़ें समझो कि आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा जो है इसमें फ़र्क क्या है। तो देखो, जो अल्पाइन टुंड्रा है, ओके, सबसे पहले तो वो हाई एलिवेशन माउंटेन में पाया जाएगा, यानी कि कोई भी पृथ्वी की कोई भी जगह पे हो। ओके,
कोई भी पृथ्वी की जगह पे वहाँ पे पाया जाएगा, तो उसे कहेंगे आल्पाइन टुंड्रा। अब आर्कटिक टुंड्रा में क्या डिफरेंस है, देखो वो आर्कटिक सर्कल के आसपास ही पाया जाएगा, ना कि कहीं और। तो ये दो मेन डिफरेंस है। तो इसलिए यहाँ पे देखो नाम भी आर्कटिक टुंड्रा क्यों है, क्योंकि आर्कटिक सर्कल के आसपास है इसलिए। तो इतनी चीज़ें समझ गए। यहाँ पे एक चीज़ की बात करें आर्कटिक वेलो के बारे में, तो उसका लाइफ स्पैन जो होता है वो 150 to 300 ईयर्स के बीच होता है, और वो प्रोटेक्टेड होता है फ्रॉम चिलनेस, ओके, ठंड से बचे रहता है। तो किस चीज़ उसकी हेल्प करती है, तो आप देख सकते हो कि ये प्लांट है, तो उसके पीछे आके हर जगह पे हेयर्स है, प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल एंड एपिडर्मल हेयर, तो हेयर प्रेजेंस होता है जो उसे प्रोटेक्ट करता है ठंड के अगेंस्ट, ओके। सो आगे बात करें तो मैमल्स ऑफ द टुंड्रा रीजन हैव अ लार्ज बॉडी साइज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो बॉडी का साइज है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। स्मॉल टेल यानी कि छोटी पूंछ होती है, एंड स्मॉल ईयर्स, कान भी काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। टू अवॉइड द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस, ओके, यानी कि उनका जो हीट है बॉडी का वो लॉस ना हो जाए, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती है, यानी कि स्मॉल टेल, स्मॉल ईयर्स एंड लार्ज बॉडी साइज, ओके। द बॉडी इज कवर्ड विद द फर फॉर इंसुलेशन, ओके, यानी कि जो उनकी बॉडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हेयर से भरी हुई होती है। तो आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा हेयर्स है यहाँ पे स्क्विरल्स में, यहाँ पे माइस है यानी कि रैट, यहाँ पे बड़ी साइज़ का ऑक्स है, और यहाँ पे इंडीर जो हमने बात की पीछे रेंडर, तो उसके बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे हेयर्स होते हैं बॉडी पे, तो ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके ठंड से। तो इतनी चीज़ें समझ आ गई अबाउट टुंड्रा क्लाइमेट। तो आगे बात करें फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। सो असेंबलेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज़, यानी कि यहाँ पे कैसा है कि डिफरेंट काइंड ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज़ पाई जाती है, ओके। ऑप्टिमम कंडीशन सच एज टेम्परेचर एंड ग्राउंड मॉइस्चर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट कम्युनिटी। तो ऑप्टिमम कंडीशन कौन सी चाहिए, तो टेम्परेचर और ग्राउंड मॉइस्चर, ओके, जो कि ये दोनों चीज़ रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए, यानी कि फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ के लिए। द नेचर ऑफ सॉइल, क्लाइमेट एंड लोकल टोपोग्राफी, ओके, वहाँ की जो सॉइल है, क्लाइमेट है और लोकल टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी की यानी मीन्स कि वहाँ का कैसा पूरा शेप है, ओके, यानी कि लैंड का पूरा कैसा शेप है वहाँ का, तो उसे टोपोग्राफी कहते हैं। डिटरमाइन करता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीज, यहाँ पे ट्रीज है, ओके, एंड देयर अबंडेंस इन द फॉरेस्ट वेजिटेशन, यानी कि कितनी मात्रा में है। तो ये सॉइल, क्लाइमेट और वहाँ की टोपोग्राफी सब कुछ डिटरमाइन करता है कि कितने वहाँ पे ट्रीज वगैरह होंगे, ओके, फॉरेस्ट वेजिटेशन है वो कितना रहेगा। फॉरेस्ट में भी एवरग्रीन और डिसिडियस, यानी कि फॉरेस्ट जो है वो या तो एवरग्रीन हो सकता है या फिर डिसिडियस हो सकता है। तो एवरग्रीन यानी कि सदाबहार, यानी कि पूरे ईयर ऑलवेज ग्रीन होता है, और डिसिडियस में कैसा होता है कि कुछ टाइम बाद अपने जो लीव्स या लीफ होते हैं वो गिर जाता है। दे आर डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ लीफ इनटू ब्रॉड लीफ और नीडल लीफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन द केस ऑफ टेम्परेट एरियाज हैं, यानी कि टेम्परेट एक एरिया होता है, ओके, वहाँ पे कैसा होता है कि वहाँ पे ब्रॉड लीफ पाए जाते हैं या फिर नीडल लीफ पाए जाते हैं। नीडल यानी कि नुकीले टाइप के जो लीव्स होते हैं वो पाए जाते हैं, ओके, तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहते हैं, जो कि टेम्परेट एरियाज जो है वर्ल्ड में अलग अलग एरिया है, लाइक ऊपर पोलर रीजन है, फिर टेम्परेट रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, तो ये सारे रीजन होते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के कैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो उसके बारे में है जो आगे हम अच्छे से समझते हैं। सो आगे बात करें, सो द फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज, ओके, यानी कि 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड हम कर सकते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम को। सबसे पहला है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, सेकंड है टेम्परेट फॉरेस्ट और थर्ड है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ओके। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स है, वो आगे अच्छे से समझता है। ऑल दीज फॉरेस्ट बायोम्स आर जनरली अरेंज ऑन अ ग्रेडियंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ लैटिट्यूड और फ्रॉम हाई टू लोअर एल्टीट्यूड। तो ये कहाँ पाई जाएगी, तो एक तो नॉर्थ से साउथ के जो लैटिट्यूड है वहाँ पे पाई जाएगी, या तो फिर हाई टू लोअर एल्टीट्यूड में पाई जाएगी, यानी कि ऊंचाई पे।
तो यहाँ पे ये अर्थ का पूरा एक पीक है, ओके। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, ये है इक्वेटर लाइन, ओके। और ये जो सारी लाइंस है उससे लैटिट्यूड गई। ये पूरा एक चैप्टर है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे, जो समझना पड़ता है, इम्पोर्टेंट है। तो वो कभी फ्यूचर में लेक्चर आया तो ज़रूर वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, पूरा एक टॉपिक इस पे बात करेंगे, ओके। फिलहाल तो इतनी चीज़ें समझो कि ये जो लाइंस है, ओके, हॉरिजॉन्टल सारी वो है लैटिट्यूड, और जो ऐसे वर्टिकल लाइंस है सारी वो है लॉन्गिट्यूड। तो आगे हम अच्छे से अब समझते हैं चीज़ों को। यहाँ पे देखो एल्टीट्यूड का एक डिफरेंस दिखाया है, ओके। तो जहाँ पे एल्टीट्यूड हाई होता है और यहाँ पे एल्टीट्यूड लो है, आप यहाँ पे माउंटेन देख सकते हो और यहाँ पे माउंटेन नहीं है, ओके, एक लो लैंड है। तो देखो वहाँ पे जहाँ पे एल्टीट्यूड हाई होता है वहाँ पे लोअर प्रेशर होता है और ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा लेस होती है, जबकि लोअर लैटिट्यूड में कैसा होता है कि ग्रेटर प्रेशर होता है। वहाँ पे जो एयर का प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ऊपर लो होता है, और ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो ये डिफरेंस है एक। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पूरा माउंटेन का मैंने पिक रखा है। तो यहाँ पे कैसा होता है कि जो ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम होती है और प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कैसा होता है, तो लोअर प्रेशर होता है। तो ये मैंने स्पेशली समझाने के लिए रखा था यहाँ पे पिक। अब आगे बात करें तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, तो उसे कहते हैं ऑल्सो कोल्ड बोरियल कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट को बोरियल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यहाँ ये पाया जाता है कोल्ड रीजन में, हाई रेनफॉल होता है, बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, बड़ी बड़ी विंटर्स होती है लॉन्ग टाइम तक, और समर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती है। तो आप देख सकते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट है ये सारे, यानी कि इनके लीव्स जो होते हैं वो नुकीले होते हैं। This is characterized by evergreen plant species such as spruce, fir, and pine, etc., and by animals such as the lynx, wolf, bear, red fox, and porcupine, squirrel, and amphibians like hyla, rana. तो ये सब वहाँ के एनिमल्स है। अभी इनके एनिमल्स के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एग्ज़ाम में आता नहीं है, एक दो रह जाए काफ़ी है, ओके। तो ये एक इमेज रखा कॉनिफेरस फॉरेस्ट का। देखो तो आगे बात करें तो बोरियल फॉरेस्ट सॉइल्स आर कैरेक्टराइज बाय थिन पोरजोल्स एंड आर रेदर पुअर। यानी कि जो बोरियल फॉरेस्ट की जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा थिन होती है। थिन पोरजोल क्या है, तो एक सॉइल का टाइप है जो काफ़ी ज़्यादा पुअर होती है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं होते हैं। बोथ बिकॉज द वेदरिंग ऑफ रॉक प्रोसीड स्लोली इन कोल्ड इन्वायरमेंट। तो वेदरिंग जो होता है रॉक्स का काफ़ी ज़्यादा धीरे होता है ठंडे वातावरण में। एंड बिकॉज द लीटर, अब लीटर क्या है, तो एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि डिराइव होता है फ्रॉम कॉनिफर नीडल, यानी कि लीव्स में, लीव जो होते हैं, ओके, लीव वगैरह जो होता है तो वहाँ से निकलता है, डिराइव होता है। सो वो डिकम्पोज वेरी स्लोली होता है एंड रिच भी नहीं होता न्यूट्रिएंट्स में, तो इसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाती है। आगे बात करें सो द थिन पोरजोल्स आर टाइप ऑफ सॉइल दैट इज थिन, ओके। तो ये एक पोरजोल एक सॉइल है जो कि काफ़ी ज़्यादा पतली होती है, एसिडिक होती है और न्यूट्रिएंट पुअर होती है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते नहीं हैं। These soils are acidic and are mineral deficient. This is due to the movement of large amount of water through the soil without a significant counter upward movement of evaporation. तो सबसे पहले यहाँ पे evaporation होता ही नहीं है, ओके। और होता क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वहाँ पे वो क्या होता है कि पास कर जाता है सॉइल को और वहाँ पे रहता नहीं है, तो इवापोरेशन भी नहीं होगी, ओके, वाटर के बिना। तो ये सारी चीज़ें हैं। Essential soluble nutrients like calcium, nitrogen and potassium which are leach sometimes beyond the reach of roots. तो कुछ महत्वपूर्ण कुछ soluble nutrients होते हैं लाइक कैल्शियम है, नाइट्रोजन, पोटाशियम है, ओके, वो लीच हो जाते हैं यानी कि ड्रेन हो जाते हैं। और कहाँ, तो वो रूट्स तक भी नहीं पहुँच पाते, वहाँ से भी ड्रेन हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। सो दिस प्रोसेस लीव्स नो अल्कलाइन ओरिएंटेड क्रिएशंस टू इनकाउंटर द ऑर्गेनिक एसिड्स ऑफ द एक्यूमुलेटिंग लीटर। तो लीटर हमने समझा कि ऑर्गेनिक एक मैटर होता है, तो वो एक्यूमुलेट ही वहाँ पे नहीं हो पाता। तो ये सारे रीजंस हैं। तो इतनी चीज़ें समझ गए आप।
The productivity and community stability of a boreal forest are lower than those of any other forest ecosystem. तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी है और या फिर कम्युनिटी है, जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए ओके बोरियल फॉरेस्ट में, तो काफ़ी ज़्यादा लोअर है एज़ कम्पेयर टू अदर इकोसिस्टम। तो दूसरे सारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में इसके कंपेयर में ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा कम है। अब आगे बात करें तो वो है टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना अच्छा एक पीक है, तो इसे कहते हैं टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट। तो वहाँ पे इस प्रकार के सारे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वहाँ पे क्लाइमेट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट क्लाइमेट होता है, यानी कि मिडल टाइप ओके, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ज़्यादा गर्म भी नहीं, तो मॉडरेट क्लाइमेट होता है। ब्रॉड लीव होते हैं इनके, आप पत्ते वगैरह देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा थोड़े बड़े होते हैं। सो ब्रॉड लीव डिसिडियस ट्रीज होते हैं वहाँ पे। आगे बात करें तो टेम्परेट डिसिडियस ट्रीज शेड देयर लीव्स, यानी कि वो पत्ते कब गिराता है। सो लीव्स इन अ ऑटम एज अ वे टू सर्वाइव द कोल्ड हार्श विंटर्स एंड ग्रो न्यू फॉइलेज इन द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के टाइम पे नए पत्ते आएंगे और ऑटम के टाइम पे क्या होगा कि अपने जो सारे लीव्स है वो गिरा देगा। तो ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए कोल्ड हार्श क्लाइमेट में, क्योंकि क्लाइमेट इतना गंभीर हो जाएगा कि वहाँ पे लीव्स जो होंगे वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो ये सब चीज़ें होगी वहाँ पे। यहाँ पे एवरग्रीन नहीं है, आप देख सकते हो डिसिडियस है। जैसे मैंने पीछे कहा कि डिसिडियस और एवरग्रीन में क्या फ़र्क है। सो प्रेसिपिटेशन यहाँ पे जो है वो फेयरली यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द ईयर, यानी कि जो बारिश वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होती है ओके। और सॉइल्स ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट आर पॉडजोलिक एंड फेयरली डीप। तो यहाँ पे भी सॉइल जो है वो पॉडजोलिक है, जो हमने पीछे पढ़ा कि पॉडजोलिक सॉइल होती क्या है। तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ जो है वो उतना अच्छा नहीं मिल पाता। सो आगे बात करें तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, तो यहाँ पे मैंने उसका पिक रखा है। आप देख सकते हो कि इस प्रकार के वहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह होते हैं। सो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज विथ वार्म समर एंड कूल विंटर। तो कूल विंटर्स होगी काफ़ी ज़्यादा और एकदम गर्म समर होगा, तो वहाँ पे ऐसे प्रकार के जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है पाए जाता है। कोस्टल ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स लाइक यूएस, चाइना एंड ब्राज़ील, and in some mid-latitude region of North America, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे ये सारे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक वर्ल्ड मैप रखा हुआ है ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सम मिड लैटिट्यूड रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप। तो ये मिड लैटिट्यूड जो रीजन है ओके, तो यहाँ पे सारे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये पूरे आपको वर्ल्ड मैप पूरा अच्छे से करना पड़ेगा, तभी ये सब चीज़ें आप अच्छे से समझ पाओगे। अगर मैं कहूँ कि इस प्रकार के फॉरेस्ट ब्राज़ील में पाए जाते हैं, तो आपको ब्राज़ील कहाँ है वो ही नहीं पता, तो कुछ मीनिंग नहीं है। तो सबसे पहले मैप जो है वो अच्छे से करना पड़ेगा। फायर इज़ एन इम्पोर्टेंट हैज़ार्डस फैक्टर इन दिस इकोसिस्टम एंड द एडेप्टेशन ऑफ द प्लांट्स अनेबल देम टू रीजनरेट क्विकली आफ्टर बीइंग बर्न। तो होता क्या है कि कभी कभी फायर लग जाता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट हैज़ार्डस फैक्टर है इन दिस इकोसिस्टम ओके, यानी कि टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में। तो एंड द एडेप्टेशन ऑफ द प्लांट्स अनेबल देम, तो उनका एडेप्टेशन ही ऐसा है जो उनको अनेबल करता है रीजनरेट करने में क्विकली आफ्टर बीइंग बर्न। तो जल जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा क्विकली अपना एडेप्टेशन अपनाते हैं और जल्दी रीजनरेट होते हैं। सो अब बात करते हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट के बारे में। सो अ टेम्परेट रेन फॉरेस्ट इज़ अ फॉरेस्ट विथ अ मिल्ड क्लाइमेट, लॉट्स ऑफ रेन एंड लश एंड ग्रीन प्लांट्स, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स हो गए, लश यानी कि हरे भरे पेड़ पौधे वहाँ पे हो गए, बारिश ज़्यादा होगी और मिल्ड क्लाइमेट होगा। दे हैव अ लॉन्ग वेट विंटर्स एंड शॉर्ट ड्राई बट फॉगी समर्स। तो जो समर्स होगी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होगी और फॉगी होगी, तो समर्स में वहाँ पे फॉग देखने को मिलेगा। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन अ फ्यू की कोस्टल एरियाज अराउंड द वर्ल्ड। तो कुछ कोस्टल एरियाज है वहाँ पे भी ये इस प्रकार के रेन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, इंक्लूडिंग द लार्जेस्ट वंस अलॉन्ग द पैसिफिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम अलास्का डाउन टू कैलिफोर्निया, द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ चिली इन साउथ अमेरिका एंड इन न्यूजीलैंड एंड साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। सो यहाँ इतने पार्ट्स में ये पाया जाएगा। Smaller patches also exist in the southern Japan, parts of the UK, southern Norway and along the Black Sea coast.
तो इतनी जगह पे ये जो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है वो पाया जाएगा। तो इस प्रकार का होता है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, जिसकी इमेज मैंने यहाँ पे रखी है। काफ़ी ज़्यादा हरे भरे होता है और यहाँ पे एनाकोंडास और जो स्पीसीज होती है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस वो भी पाई जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेम्परेट रेन फॉरेस्ट वेयर ऑन द अर्थ। तो जैसा मैंने कहा कि कोस्टल रीजन, आप देख सकते हो यहाँ पे कोस्टल रीजन है। ओके, तो यहाँ पे सारे पाए जाता है। आगे बात करें तो वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो अकर नियर द इक्वेटर। तो ये इक्वेटर के पास होगा। इक्वेटर यानी कि मिडल लाइन, जैसा मैंने यहाँ पे आपको समझाया था। तो ये रहा, देखो इक्वेटर लाइन। तो यहाँ पे पाए जाएंगे बीचों बीच अर्थ के। सो ऑकर नियर द इक्वेटर मोस्ट डाइवर्स एंड रिच कम्युनिटीज ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी, प्लांट्स की, एनिमल्स की, अलग अलग प्रकार के स्पीसीज की। ओके, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। आप देख सकते हो पिक से ह्यूमिडिटी कितनी ज़्यादा हाई हो सकती है यहाँ पे। फॉगी पूरा क्लाइमेट है, यानी कि रेनी एंड फॉगी है पूरा। एनुअल रेनफॉल एग्जिट 200 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि एनुअल जो रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो सकता है थ्रू आउट द ईयर, यानी कि कायम, यानी कि पूरे टाइम बारिश ही बारिश हो सकती है। यहाँ पे देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इतने एरियाज में पाया जाता है। यहाँ पे साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, कुछ छोटा पार्ट है वो इंडिया में भी है। ओके, और फिर ये सदर्न एशियन कंट्रीज़ में भी है। तो इतनी जगहों में पाया जाता है। फ्लोरा इज़ हाईली डाइवर्सिफाइड। तो फ्लोरा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे जो मिलता है वो कहीं पे भी नहीं मिलता है, क्योंकि हाईली डाइवर्सिफाइड है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। सॉइल्स आर रेड लेटोसॉल्स एंड दे आर वेरी थिक। ओके, तो यहाँ पे मैंने सॉइल का पिक रखा है। तो इस प्रकार की सॉइल वहाँ पे होती है। हाई रेट ऑफ लीचिंग मेक्स दिस सॉइल्स वर्चुअली यूजलेस फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। यानी कि यहाँ पे एग्रीकल्चर तो वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि पानी से भरी हुई होती है। अंडरग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड इन मैनी एरियाज बाय द लैक ऑफ सनलाइट एट ग्राउंड लेवल। यानी कि छोटे छोटे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको सनलाइट ही नहीं मिलती। तो सीधी सी बात है, सनलाइट नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा। तो छोटे प्लांट हमेशा छोटे ही रह जाते हैं वहाँ पे, और नीचे के जो सरफेस होती है वहाँ पे ही सर्वाइव करता है, कभी बढ़ नहीं पाते, क्योंकि सनलाइट वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। पूरा डार्क एरिया ही होता है फॉरेस्ट में। तो यहाँ पे एक मैंने फ्लोरा की एक पिक रखी है और यहाँ पे सॉइल की पिक है। आगे बात करें तो वह है सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो ब्रॉड लीव होते हैं। एवरग्रीन सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन्स ऑफ फेयरली हाई रेनफॉल, जहाँ पे हाई रेनफॉल होती है, बट लेस टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन विंटर एंड समर। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस कम होता है टेम्परेचर का विंटर एंड समर के बीच में। तो यहाँ पे एक पिक भी मैंने यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे एपीफाइट्स आर कॉमन हियर। तो एपीफाइट्स क्या होता है अच्छे से आगे समझता है। तो एपीफाइट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है। एनिमल लाइफ ऑफ सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़ वेरी सिमिलर टू डेट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे सेम सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, उसकी जो एनिमल्स की जो लाइफ है, कैसे किस प्रकार के एनिमल्स मिलते हैं, तो सेम लाइक जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं वैसा ही होता है। तो यहाँ पे देखो एपीफाइट्स होता क्या है, तो अ प्लांट दैट ग्रोज ऑन अनदर प्लांट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बड़ा एक ट्री है, उस पर से ये यहाँ पे ग्रो हुआ है, तो इसको कहते हैं एपीफाइट्स। यहाँ पे ये पिक में भी आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रो किया है। ओके, तो एपीफाइट्स पे एक आगे पूरा चैप्टर आएगा, तो वो अच्छे से हम समझेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम में। सो अगर चैनल अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। ओके, और इसका जो पार्ट 2 है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो तब तक अच्छे से स्टडी कीजिए, कीप लर्निंग एंड कीप इंजॉइंग योर लाइफ। थैंक यू।